नमस्कार। आज फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसको कहेंगे केंद्रक अम्ल। इससे पहले क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, उसमें डिफरेंट क्या है, सेल में क्या क्या उपस्थित होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो आइए हम चर्चा करते हैं न्यूक्लिक एसिड की और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और हम अपना खुद से प्रयास करेंगे आपको समझ में आ जाए। तो ये बात हम करें न्यूक्लिक केंद्रक अम्ल क्या है। तो कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक में जो पदार्थ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं उसे हम लोग कहेंगे केंद्रक अम्ल। इससे पहले वाले क्लास में हम बताए हैं आप लोगों को कोशिका द्रव के बारे में। तो कोशिका द्रव में क्या चर्चा किए थे, हम ये कहे थे आपको कि कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव को कोशिका द्रव कहा जाता है। अभी हम कहे हैं केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव को केंद्रक अम्ल कहेंगे। तो केंद्रक अम्ल समझ में आ गया। देखिए, केंद्रक अम्ल दो कंपोनेंट होते हैं, वह दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एक है डीएनए, दूसरा का है आरएनए। डीएनए की बात करें यदि हम, तो डीएनए का पूरा नाम आपका होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बताइए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिश कीजिए साथ में बोलने का, अभ्यास बना रहेगा। बोलिए, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को एक वैज्ञानिक कार्ल्सबर्ग है, उन्होंने देख दिया था, छोड़ दिया था, सिर्फ यानी कि देखा और कुछ उसके बारे में चर्चा नहीं किया था। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा। तो सर्वप्रथम किसने देखा, तो उसके लिए हम कहेंगे कार्ल्सबर्ग। बोलिए ना, कार्ल्सबर्ग। देखने वाला कौन था? कार्ल्सबर्ग। लेकिन ये आपको कहेगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया, डीएनए की आकृति की जानकारी किसने दिया था, तो उसका नाम था वाटसन एंड क्रिक। क्या नाम था? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो वाटसन क्रिक जी ने कहे कि डीएनए आपका जो है वो डबल हेलिक्स का बने होते हैं। देखिए, डीएनए डबल हेलिकल बना होता है। ये हेलिकल देख रहे हैं, ये इस आकृति को हेलिकल्स कहते हैं। डीएनए आपका डबल हेलिकल बना होता है। और भी इसके बारे में कुछ चर्चा की है। चलिए, आज हम इससे आगे हम एक और टॉपिक आपका है क्रोमोसोम, फिर हम चर्चा करेंगे आरएनए के बारे में। जीव का शरीर, कोई भी जीव हो या एनिमल्स हो या मनुष्य हो या कोई पेड़ पौधे हो, कोई भी जीव हो, किसी भी जीव का शरीर विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उस कोशिका में यदि बात करें, उसके शरीर में से आप एक कोशिका निकाल लो, उस कोशिका को जूम करके देखिए, ठीक है। वो जूम कीजिएगा तो आपको कोशिका के अंदर लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी, इसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया, वैकल्स इत्यादि देखने को मिलेगा। थोड़ा और जूम कीजिएगा तो बीच में एक आपको केंद्रक को देखने को मिलेगा। केंद्रक को भी और जूम कीजिएगा, तो केंद्रक को और जूम कीजिएगा तो आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। तो एक देखिए, क्रोमोसोम को ही कहा जाता है गुणसूत्र। बहुत इम्पोर्टेंट है जीवों के लिए, क्योंकि आनुवंशिक गुणों का वाहक जो होता है वह जीन ही होता है, और जीन डीएनए मिलकर ही गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो आगे हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम आपका जोड़ा में देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम मिलेगा आपको जोड़ा में देखने को मिलेगा। जोड़ा में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि देखिए, एक ये आपका जोड़ा होगा, एक होगा ये दोनों मिलकर आपका जोड़ा का निर्माण करता है। इसके पीछे कारण है, जीव का अधिकांश अधिकांश अंग जो होता है वह जोड़ा में होता है। जैसे हमारा 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर है कि नहीं। तो विभिन्न जो पार्ट है जीव के अंग का वह जोड़ा में देखने को मिलता है। उसका लॉजिक यही है। इसी कारण मनुष्य के या जीव के शरीर
का अधिकांश अंग जो होता है वो जोड़ा में देखने को मिलता है। अब देखिए गुणसूत्र को एक वैज्ञानिक आया, इसको फिर देखा कि भैया ये है क्या। तो जब ये देखा तो इसको गौर से देखने के बाद गुणसूत्र को खींच करके देखा इस प्रकार। जब खींचा तो एक स्प्रिंग टाइप की एक संरचना बन गई, उस संरचना को कहा गया डीएनए। आप देखिए कि गुणसूत्र को एक स्प्रिंग टाइप की संरचना, गुणसूत्र में एक स्प्रिंग टाइप की संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम लोग कहेंगे डीएनए। एक और वैज्ञानिक आया, इसका नाम जॉनसन है, वो एक टांग पकड़ के और खींच दिया। जब और खींच दिया तो ये लमड़ गया। ये लमड़ने के बाद इस प्रकार की आकृति देखने को मिला जिसे हम लोग कहें जीन कहें। तो आप ये हमको बता दीजिए कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम डीएनए और जीन से ही मिलकर बना हुआ है। यानी कि इसको यदि हम समेट दें, जीन को समेट दें थोड़ा, तो डीएनए बनेगा, और डीएनए को समेट दे तो क्या बन जाएगा, गुणसूत्र बनेगा। अब विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र से क्या बन जाएगा, आपका न्यूक्लियस बन जाएगा। या हम ये कहें कि आपका न्यूक्लियस में जो भी गुण है वह जीन पर डिपेंड करता है, जिसका जीन जिस प्रकार का हो। जीन एक प्रकार का आनुवंशिक गुणों का वाहक है। आनुवंशिक गुण हम उसे कहते हैं जब माता पिता के गुण को उसके संतान तक पहुंच जाता है तो वैसे गुण को हम कहेंगे आनुवंशिक गुण। इसका वाहक जो होता है जीन होता है। चलिए यदि किसी व्यक्ति के प्रॉपरली जानकारी प्राप्त करना है कि वह लड़का अपने पिता या माता का संतान है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको डीएनए की आवश्यकता पड़ती है और जीन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर माता और पिता और बच्चे का डीएनए मिलाया जाए तो मैच करता है, तो उसको पता होता है कि यह दोनों, यानी कि इस बच्चे का संतान जो उनके पिताजी है, यही पिताजी है। तो हम संतान की पहचान भी डीएनए के माध्यम से कर सकते हैं। अब देखिए आपका डीएनए पाया कहाँ कहाँ जाएगा। याद रखिएगा, डीएनए आपको एक तो न्यूक्लियस में पाया ही जाएगा, इसके अलावा कोशिका के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा आपको प्लांट सेल में प्लास्टिड के अंदर भी देखने को मिलता है। तो डीएनए आपको 3 जगह देखने को मिलेगा, एक है न्यूक्लियस के अंदर, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और तीसरा है प्लास्टिड के अंदर। क्लियर है। अब आगे हम बात करें किसकी, देखिए यदि जीन डीएनए कभी गड़बड़ हो जाता है, डीएनए गड़बड़ हो जाता है तो हमको ये थोड़ी पता रहता है कि पेट में पल रहे बच्चे में 2 ही आँख होना चाहिए, उसको 2 ही कान होना चाहिए, उसका मुंह यहाँ होना चाहिए। ये कहाँ पता करता है, कौन पता करता है, तो इसका डीएनए का काम है। यानी कि कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की भागीदारी होती है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को कितना मुंह होना चाहिए, कितना आँख होना चाहिए, कितना कान होना चाहिए, यानी कि शरीर के अंग की संरचना भली भांति कैसे होना चाहिए, यह काम करता है डीएनए और जीन। जीन क्या करता है, उसके खानदान की बात करें कि मानव जाति का खानदान, अगर मानव का कोई बच्चा है, मनुष्य का कोई लड़का है, तो मनुष्य के जाति का उसका जो भी जिस प्रकार का अंग हो, या ऐसे हम बात करें एनिमल की बात करते हैं, एनिमल का जिस प्रकार का अंग हो उसी प्रकार के अंग का निर्माण उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को कराता है। इसके भागीदारी हमको डीएनए और क्रोमोसोम को होता है। यदि हम बात करें जीन की, तो जीन को समेटो तो डीएनए मिलेगा, डीएनए को समेटो तो आपको मिलेगा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से ही मिलेगा आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। यदि हम ये बता दें आपको, कोई साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक है तो उसके मस्तिष्क इंटेलिजेंट होगा, दिमाग उसका तीव्र होगा, तेज होगा, उसके माथा में साइंस है, दिमाग में साइंस है, ना कि उसके कोशिका में साइंस है। जिस दिन कोशिका में साइंस घुस गया, समझ लीजिए, जिस दिन वैज्ञानिक के कोशिका में साइंस घुस गया
और वह कोशिका में न्यूक्लियस में चला गया, और न्यूक्लियस होते हुए क्रोमोसोम में चला गया, और क्रोमोसोम होते हुए डीएनए में चला गया, और डीएनए होते हुए जीन में चला गया, तो उसका बच्चा जो जन्म लेगा ना, उसका पैदा होने वाला बच्चा जो जन्म लेगा वो अभी बचपन से ही वैज्ञानिक होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई वैज्ञानिक है तो उसके दिमाग में वैज्ञानिक है, न कि उसके कोशिका में वैज्ञानिक है कि नहीं। जो ज्ञान उसके है उसके दिमाग में है। जिस दिन कोशिका में घुस गया, कोशिका से होते हुए जीन तक पहुंच गया, तो होने वाले उसका जन्म बच्चा भी होगा, वह वैज्ञानिक होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हम करते हैं पहलवान की। तब पहलवान की क्या है, शरीर में शक्ति है, शरीर में शक्ति है। तो जिस दिन शरीर में शक्ति है तो वह पहलवान है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि पहलवान का लड़का पहलवान ही होता है? नहीं होता है। तो जिस दिन उसके पहलवानी, उसकी शक्ति उसके कोशिका में घुस जाएगी, या कोशिका होते हुए वह जीन तक पहुंच जाएगी, तो उसके पैदा होने वाले बच्चा भी पहलवानी कहलाएगा। समझ गए? चलिए, ये तो आपका होगा क्रोमोसोम के बारे में। अब डीएनए का और हम विस्तार करेंगे। तो डीएनए का दो कंपोनेंट है, एक है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, यानी कि हम ये बात करें तो डीएनए दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एक कहलाता है आपका न्यूक्लियोसाइड, दूसरा कहलाता है फॉस्फेट। क्लियर है? न्यूक्लियोसाइड का भी दो कंपोनेंट है। न्यूक्लियोसाइड के कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। एक है शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो हमको बताइए कि डीएनए के कितने कंपोनेंट? तो बताइए, दो कंपोनेंट। बोलिए तो, न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के भी दो कंपोनेंट, एक शुगर है, एक नाइट्रोजन बेस है। और नाइट्रोजन बेस भी दो पार्ट में आगे चलकर बट गया है। एक का नाम है प्यूरिन, दूसरा का नाम है पाइरेडमिन। यह क्या है, थोड़ी देर में इसकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए, यदि डीएनए में यदि शुगर है तो शुगर के लिए डीएनए की बात करें, डीएनए की बात करें, तो आप याद रखिएगा डिऑक्सी शुगर हो जाएगा ये। और आरएनए की बात करें, आरएनए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा राइबोज शुगर हो जाएगा, है कि नहीं? डिऑक्सी शुगर और राइबोज शुगर। तो हमको ये बता दीजिए कि डीएनए कितने कंपोनेंट हैं। तो मूलतः आप ये भी बता सकते हैं कि डीएनए के 3 कंपोनेंट है, एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, एक फॉस्फेट। क्लियर? इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यह अगला पार्ट या अगला बार में 2 भाग में बट गया है। इसको हम छोड़ देते हैं। डीएनए कितने मुख्यतः कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट, एक शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस और तीसरा है फॉस्फेट। क्लियर है? अब देखिए, नाइट्रोजन बेस को हमने अभी बताया कि यह 2 पार्ट में बट गया है। पहला है प्यूरिन, दूसरा है पाइरेडमिन। प्यूरिन और पाइरेडमिन। तो प्यूरिन और पाइरेडमिन होता क्या? देखिए, प्यूरिन ये जो देख रहे हैं ये पार्ट, यह पार्ट आपका प्यूरिन कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलिए, प्यूरिन कहलाता है। यह डीएनए की आकृति है। किसकी आकृति है? डीएनए की। किसकी आकृति है? डीएनए की। यह पार्ट आपका कहलाएगा प्यूरिन, और यह पार्ट जो देख रहे हैं यह पार्ट आपका कहलाएगा, देखिए मार्कर को देखिए गौर से, यह पार्ट आपका कहेगा पाइरेडमिन। तो हम ये कहें कि डीएनए जिन 2 हेलिक्स का मिलकर बना होता है उसमें एक का नाम है प्यूरिन, दूसरा का नाम है पाइरेडमिन। एक का नाम है प्यूरिन, दूसरा का नाम है पाइरेडमिन। क्लियर है? प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपको एडमिन, दूसरा है आपको ग्वानिन। प्यूरिन भी 2 प्रकार के, एडमिन, ए फॉर एडमिन और जी फॉर ग्वानिन। पाइरेडमिन ये बड़ा होता है, लिखने में बड़ा, देख लीजिए। पाइरेडमिन भी 2 प्रकार के, एक है थायमिन, दूसरा है साइटोसिन। तो हमको बताइए आप प्यूरिन कितने प्रकार के? तो प्यूरिन 2 प्रकार के। प्यूरिन कितने प्रकार के? प्यूरिन 2 प्रकार के। एक आपका है, बताइए ना, एडमिन, दूसरा है ग्वानिन। एडमिन और ग्वानिन। पाइरेडमिन कितने प्रकार के? पाइरेडमिन होता है 2 प्रकार के, एक होता है थायमिन, दूसरा है साइटोसिन। अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं
एडमिन के बारे में और ग्वानिन के बारे में थोड़ा सा करेंगे हम, थायमिन के बारे में और साइटोसिन के बारे में। देखिए ये होता क्या है एडमिन, ये क्या होता है ग्वानिन। एडमिन आपको हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ करके थायमिन से मिला होता है। एडमिन थायमिन से जुड़ा होता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। इसके अलावा ग्वानिन भी जुड़ा होता है साइटोसिन से, किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा। लेकिन एक मुख्य बात इसमें समझने वाली ये है कि आपको एडमिन जो है वह डबल बॉन्ड के माध्यम से थायमिन के साथ जुड़ा होता है, ग्वानिन जो है वह ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है। तो आप हमको ये बताइए कि प्यूरिन जो है वह कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 2 कंपोनेंट, फर्स्ट एडमिन, सेकेंड ग्वानिन। पायरिडमिन कितने कंपोनेंट, पायरिडमिन के 2 कंपोनेंट, एक है आपको थायमिन, दूसरा है साइटोसिन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि यदि एडमिन किसके साथ जुड़ा रहता है तो कहेंगे थायमिन के साथ। कितने बंधन के साथ, डबल बंधन के साथ। ग्वानिन कितने बंधन के साथ जुड़ा रहता है, ट्रिपल बंधन के साथ, किसके साथ, तो साइटोसिन के साथ। क्लियर। हम आपको ये बता दिए हैं कि डीएनए के डबल हेलिक्स होते हैं, एक कहलाता है आपको प्यूरिन, दूसरा कहलाता है उसको पायरिडमिन। क्लियर। अब चलते हैं थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए यह जो दिखाई आपको दे रहा है, यह वाला, यह पार्ट और यह पार्ट, तो यह पार्ट आपको हमको बताएं अभी, यह पार्ट आपको कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। यह पार्ट जो घूम रहा है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और थोड़ा आगे यह न्यूक्लियोटाइड जब जहाँ जहाँ मिलेगा वह जगह कहलाएगा आपको क्रोमेटिन। क्या कहलाएगा, क्रोमोटिन। तो न्यूक्लियोटाइड और क्रोमेटिन समझ गए। डीएनए के बाहरी हेलिक्स को न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, डीएनए के बाहरी हेलिक्स को न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और जब हेलिक्स जहां जुड़ा रहेगा उस जुड़े हुए स्थान को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। अब देखिए यानी कि देखिए डीएनए और आरएनए में कोई डिफरेंट ज़्यादा नहीं है। डीएनए और आरएनए में एक आपको देखने को मिलेगा कि थायमिन यहाँ से हम यदि पायरिडमिन से हटा दे, थायमिन हटा दे और यहाँ हम जोड़ देंगे यूरेसिल, तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आरएनए का बन जाएगा। तो हम सीधी सी बात कहें कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए या आरएनए से डीएनए बनाने के लिए किसका अंतर है, तो थायमिन का और यूरेसिल का। थायमिन को हटा करके यूरेसिल लगा दें तो आपको आरएनए मिल जाएगा, और यूरेसिल को हटा करके थायमिन लगा दें तो आपको डीएनए देखने को मिल जाएगा। देखिए आरएनए क्या होता है, तो आरएनए में जो शुगर होता है राइबोज शुगर पहले बता दिए। यहाँ पर हम यहाँ जो बनेगा शुगर वह राइबोज शुगर बनेगा, और डीएनए में जो शुगर बनेगा डीऑक्सी राइबोज शुगर बनेगा। अब देखिए इसका बेस जो होता है यूरेसिल होता है। बेस क्या होता है, यूरेसिल होता है। इसकी संरचना होती है एकल कुंडली की होती है। डीएनए की संरचना द्वि कुंडली का होती है, लेकिन आरएनए की संरचना होती है वह एकल कुंडली की होती है। इस प्रकार से इसकी संरचना देखने को आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि आरएनए की संरचना कैसी होती है, तो एकल कुंडली की। डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो द्वि कुंडली की। इसका जो कार्य है, आरएनए का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण मीन्स निर्माण करना। इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोज न्यूक्लियोसाइड। याद कीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाए हैं उस समय। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम आपको बताए हैं कि 2 प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, एक खुरदुरी होता है। उसमें हम आपको ईयर पढ़ाए हैं, राइबोज के बारे में वहाँ भी पढ़ाए हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण अर्थात प्रोटीन का निर्माण करेगा, उसका नाम है क्या, तो आरएनए। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरएनए। देखिए अब बात आती है कि प्रोटीन का निर्माण करेगा तो कैसे करेगा। तो
प्रोटीन का निर्माण करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है अमीनो एसिड की। किसकी एसिड की? अमीनो एसिड की। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन का निर्माण होता कैसे है शरीर में। हमारे शरीर में पहले से ऑलरेडी अनावश्यक फालतू कह दो उसको, फालतू अमीनो एसिड 10 गो हमेशा रहता ही है। क्लियर है? और जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में 10 अमीनो एसिड आता है, तो वह 10 अमीनो एसिड भोजन वाला और 10 अमीनो एसिड शरीर में उपस्थित है, वो दोनों मिल करके 20 अमीनो एसिड का निर्माण करता है और वही 20 अमीनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कि आपको गौर कीजिए कि 10 अमीनो एसिड अनावश्यक होता है शरीर में और 10 अमीनो एसिड आवश्यक होता है। वो कहाँ से आता है? तब भोजन से आता है। दोनों मिलकर 20 अमीनो एसिड का निर्माण करेगा और जब 20 अमीनो एसिड मिल जाएगा तब 20 अमीनो एसिड मिलकर ही एक प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर है? अब देखिए यह जो हेलिकल्स है, यह हेलिकल्स दिखाई दिया है, यह हेलिकल्स और यह हेलिकल्स, आपको एडमिन जो है वह थायमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन जो है साइटोसिन से जुड़ेगा, फिर वही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। एडमिन थायमिन से ग्वानिन साइटोसिन से, एडमिन थायमिन से ग्वानिन साइटोसिन से, यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। क्लियर है? अब देखिए, अब थोड़ा बच गया और चीज़ इसमें, हमको ये बताना है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए आपको हम बता दें कि आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं आरएनए का पूरा नाम राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम पढ़ते हैं आरएनए आपका कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक है mRNA, दूसरा है tRNA और तीसरा है rRNA। बारी बारी से इसको बारीकी से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो mRNA की यदि चर्चा करें तो M फॉर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, T फॉर ट्रांसफर आरएनए, T फॉर ट्रांसफर आरएनए और R फॉर राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम आरएनए। क्या बोले हैं? M फॉर मैसेंजर आरएनए, M फॉर मैसेंजर आरएनए, T फॉर ट्रांसफर आरएनए और R फॉर राइबोसोम आरएनए। आइए हम जानते हैं कि तीनों का क्या कार्य है, ये शरीर में उपस्थित होने के बाद क्या क्या वर्क करता है, किस तरह वर्क करता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। हम अभी बताए हैं कि भोजन के माध्यम से 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो हमारे शरीर में 10 अमीनो एसिड प्रवेश किया तो उसको पहचानेगा कौन? कोई तो व्यक्ति होना चाहिए पहचानने के लिए। तो वही जो पहचान का काम करता है मैसेंजर आरएनए।